पृथ्वीलोक के एक टूटे फूटे जर्जर से घर के आगे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अंदर से एक लड़की फूट फूट कर महादेव की प्रतिमा के आगे रोती हुई प्रार्थना करती है। क्या कसूर था मेरे पिता का जो उनके साथ ऐसा हुआ। मैं आपकी पूजा करती हूँ, हमेशा अपने पिता की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी महादेव। पृथ्वीलोक का ये दृश्य नागलोक की नागरानी शिवन्या अपनी जादुई गोली से देखकर बहुत ही आहत हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हथौड़ी शिवन्या के आंसू पोंछता है और इशारा करते हुए उससे रोने का कारण पूछता है। हथौड़ी, पृथ्वीलोक पर बानी नाम की एक शिव भक्त बहुत ही कष्ट में है, क्योंकि सांप के डसने के कारण उसके पिता का जीवन खतरे में है और अपनों से दूर होने का कष्ट कितनी पीड़ा देता है, इसका अनुभव है हमें। शिवन्या की ये बात सुनकर हथौड़ी उन दिनों को याद करता है जब वो काली के साथ रहा करता था। हथौड़ी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह निराश क्यों हो गए हो? शिवन्या ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी दासी आलोकी वहाँ आ जाती है और शिवन्या की आंखों में आंसू देखकर हैरानी से हथौड़ी की ओर देखती है। तुमने नागरानी को रुलाने का साहस किया? आलोकी, तुम्हें तो बस हथौड़ी से लड़ने का बहाना चाहिए होता है। हम हथौड़ी की वजह से नहीं रो रहे हैं। बैठो, तुम्हें सारी बात समझाते हैं। नागलोक में नागिन मृदुला फलों की टोकरी लिए नागमहल आती है और उन फलों को देखते हुए ही आगे बढ़ रही होती है। तभी वो सामने लगे एक पर्दे में उलझ जाती है और वहाँ से गुजर रहा एक नाग सेवक उसके ऊपर से पर्दा हटाता है तो नागिन मृदुला के बाल पूरी तरह बिखर जाते हैं, जिसे देखकर नाग सेवक चौंक जाता है और उसे एक टक घूरने लगता है। तुम मुझे इतना क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम मेरे लूप पर मोहित हो गए हो? मोहित तो नहीं, लेकिन आपका ये रूप मुझे भयभीत जरूर कर रहा है। अर्थात तुम्हें मेरा लूप डरावना दिखाई दे रहा है। लगता है आज तक नागलोक में तुंदर नागिन की प्रतंत्रता करने का चलन ही समाप्त हो गया है। आपके केश? मेरे केश? क्या हुआ मेरे तेजों को? आपके केश केश से उजड़ा चमन हो गए हैं नागिन मृदुला। क्या? तभी नागिन मृदुला अपनी शक्ति से एक आईना प्रकट करती है और अपने बालों को देखकर खुद ही चौंक जाती है। तभी वो नाग सेवक इधर उधर देखता हुआ वहाँ से चला जाता है। हे भोलेनाथ, मेले केतों का तो ताला तिंगाल ही बिगल गया। नागलानी के तामने जाने से पूर्व मुझे इन्हें तबार न होगा। तो हमें उस लड़की की सहायता करनी चाहिए नागरानी। हम उस सांप की तलाश कर उसे अपना जहर वापस लेने पर विवश कर सकते हैं। ये असंभव है आलोकी, क्योंकि जिस सांप ने बानी के पिता को डसा है उसे आसपास के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये तो होना ही था। उस सांप ने किसी निर्दोष बूढ़े व्यक्ति को बेवजह डसने का पाप किया और उसके दंड स्वरूप वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी हथौड़ी जादुई गोले की तरफ इशारा करता है तो आलोकी मुंह बनाकर उसे जादुई गोले से दूर कर देती है। तुम 2 घड़ी शांत नहीं बैठ सकते क्या? आलोकी, हथौड़ी हमें मुद्दे से ना भटकने के लिए कह रहा है। क्यों नहीं? अब क्या इसके इशारों के मुताबिक कार्य करें हम? नागरानी, देखा आपने? इसलिए ये कटा हाथ मुझे बिल्कुल नहीं भाता। हथौड़ी, ये कैसा व्यवहार है? यहाँ हम एक समस्या को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं और तुम? नागरानी, इसे छोड़िए और हमें ये बताइए कि आप उस लड़की के लिए इतनी चिंतित क्यों हैं? क्योंकि इस लड़की का तुम्हारी नागरानी पर बहुत बड़ा ऋण है। ऋण? वो भी आप पर? किंतु कैसा ऋण नागरानी? इस बारे में हम तुम्हें विस्तार से फिर कभी बताएंगे। अर्थात फिर तो जरूर कोई विशेष बात होगी, और अगर ऐसा है तो फिर तो हमें बानी की सहायता के लिए पृथ्वीलोक पर जाना चाहिए। किंतु विशेष पूजा के मुहूर्त के चलते हम इस समय पृथ्वीलोक पर नहीं जा सकते और हमारी सहायता के लिए तुम्हारा नागलोक में होना बहुत आवश्यक है। ऐसे में बानी की सहायता के लिए पृथ्वीलोक पर किसे भेजना उचित होगा? दोनों इस बात पर विचार कर ही रही होती हैं, तो वहीं हथौड़ी शांत बैठा होता है
कि तभी वहाँ पर नाग सेवक आता है। नागरानी की जय हो। बाहर नागिन। नादलानी तो मेला प्रणाम, वो मैं आपके लिए कुछ तादे पर लेकर आई थी। शिवन्या और आलोकी नागिन मृदुला की ओर देखती हैं, तो मृदुला हंसते हुए अपने सर को खुजाने लगती है। नागिन मृदुला इंसानी रूप में हथौड़ी को लिए पृथ्वी लोक के उस गांव में आती है जहां पर बानी रहती है। पर हथौड़ी जो कि मृदुला के बैग में होता है, वो बैग से बाहर झांकने लगता है, तो मृदुला उसे अंदर धकेलते हुए कहती है, हथौली चुपचाप अंदर बैठो। नागलानी ने पता नहीं इस काम के लिए मुझे ही क्यों चुना। जो भी हो, मैं ताले को पूरा करने के बाद ही नागलोक लौटूंगी। नागिन मृदुला बानी के घर के बाहर आती है, तो देखती है कि लोग बानी के पिता के लिए दुख जता रहे थे। बताओ बानी बिटिया का क्या होगा अब? अरे बिना माँ की बच्ची थी बेचारी, भगवान शिव से अपने पिता की लंबी आयु मांगती थी, लेकिन देखिए क्या हो गया, अनहोनी घट ही गई। सच में न जाने सुखिया जी की सांसें और कितनी देर चलेगी। अब तो डॉक्टर साहब भी अपना जवाब दे चुके हैं। तभी मृदुला उसके घर के बाहर पहुंचती है और वहां खड़े लोगों से पूछती है, क्या जिस आदमी तो तापने ताता वो यही रहता है? अरे देखिए जरा सुपारी थूक के बात कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात तो हम ठीक ठाक ही बोल रहे हैं, फिर इन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अरे इनके मुंह में जन्मजात सुपारी है। हाँ यही घर है, लेकिन आप कौन? मैं एक जली बूटी विशेषज्ञ हूँ और इनका इलाज करने आई हूँ। सामने से आती है। मृदुला अंदर जाती है तो देखती है कि बानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी वो बानी के सर पर हाथ रखकर उसे अपनी शक्ति से गहरी निंद्रा में सुला देती है। तभी हथौड़ी मृदुला के बैग से निकलकर उसके हाथ पर उंगली मारता है। हाँ हाँ मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। तुम दरवाजे पर जाओ और किसी के आने पर मुझे संदेश देना। नागिन मृदुला अब अपने नागिन रूप में आती है और अपने हाथ में नागमणि को प्रकट करती है, जिसकी चमक उस घर में रोशनी कर देती है। और उसी समय बानी के घर के पीछे के हिस्से की ओर से एक सपेरा गुजर रहा था, जो कि बानी के घर से आती रोशनी को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये इस टूटे घर से कैसी रोशनी निकल रही है? वो सपेरा बानी के घर की खिड़की के पास जाता है, तो वहाँ नागिन के हाथों में नागमणि को देखकर दंग रह जाता है और वहीं छुपकर सब कुछ देखने लगता है। तो वहीं नागिन मृदुला नागमणि को बानी के पिता के माथे पर रखती है, तो नागमणि की शक्तियों के कारण बानी के पिता के शरीर से सांप का जहर निकल जाता है और उसका हल्का नीला पड़ा शरीर पहले जैसा साधारण हो जाता है। नागिन मृदुला अपने साधारण रूप में आती है और एक बार फिर बानी के सर पर हाथ फेरती है और हथौड़ी के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। उसके जाते ही बानी को होश आता है और वो देखती है कि उसके पिता की आंखें खुली हुई थी। पिताजी, आप ठीक हो गए पिताजी? बानी बेटी, तू इतना घबराई क्यों है? और मुझे क्या हुआ था? मैं बिस्तर पर कैसे आया? मैं तो ये तो चमत्कार हो गया, सुखिया तो बिल्कुल ठीक हो गया। पिताजी, आपको सांप ने डस लिया था। मैं तो बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर साहब भी आपको देखकर गए। मेरी तो आपको दोबारा देखने की आस ही छूटने लगी थी। लेकिन आप ठीक कैसे हुए? अरे बानी बिटिया, यहाँ एक तोतली लड़की आई थी जो खुद को जड़ी बूटी की विशेषज्ञ बता रही थी। कह रही थी मैं तुम्हारे पिताजी को ठीक कर दूंगी। लड़की इलाज? लेकिन यहाँ मेरे और बाबा के अलावा कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो घर के अंदर आई तो थी। सभी के साथ बानी भी घर में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन वो लड़की उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। नागिन शिवन्या शिव मंदिर में अपनी विशेष पूजा में व्यस्त थी, लेकिन उसका ध्यान नागिन मृदुला को दी गई नागमणि पर ही होता है, जिसके कारण वो पूजा से अपना ध्यान बार बार भटका रही थी। ये देखकर नाग पंडित नागरानी शिवन्या से कहते हैं,
नागरानी, ये पूजा आपको पूरे मन और श्रद्धा के साथ करने से ही लाभ प्राप्त होगा। क्षमा कीजिएगा नाग पंडित, हम किसी और विषय में सोचने लगे थे। अब चिंता करने वाला कार्य किया है तो चिंता कैसे नहीं होगी। मैं तो पहले ही कह रही थी कि उस थुलथुल नागिन को नागमणि के साथ भेजना उचित नहीं होगा। नागिन मृदुला, हम तुम्हें एक कार्य के लिए पृथ्वी लोक पर भेजना चाहते हैं। एक शिव भक्त की तुम्हें सहायता करनी है। मैं दलूल तलूंगी वो ताल्य। लेकिन नागरानी, नागिन मृदुला बानी के पिता की जान बचाएगी कैसे? हे भोलेनाथ, इस बात पर तो हमने विचार ही नहीं किया। शिवन्या और आलोकी सोच में पड़ जाते हैं। तो वहीं नागिन मृदुला अपना सर खुजाने लगती है। तभी हथौड़ी शिवन्या के पास आता है और उछलकर उसके माथे को छूता है। तुमने नागरानी के सर पर मारने का प्रयास किया। नागरानी, इससे तो आलोकी, हथौड़ी ने हमें मारा नहीं है, बल्कि उसने हमारे सर के मध्य में स्पर्श कर इशारा दिया है। चलते मध्य भाग में तो आपने नागमणि धारण की हुई है। अति उत्तम, हम अपनी नागमणि का प्रयोग कर बानी की सहायता कर सकते हैं। तभी शिवन्या अपनी आंखें बंद करती है और उसके सर की नागमणि चमकने लगती है, जिसे शिवन्या अपने सर से हाथों में प्रकट कर आंखें खोलती है और उसे नागिन मृदुला को देती है। साथ ही उसे सब कुछ समझा देती है। नागरानी, नागिन मृदुला को नागमणि के साथ पृथ्वी लोक पर भेजना उचित होगा। नागिन मृदुला पर हमें पूर्ण विश्वास है, तुम चिंता मत करो आलोकी। और असली चिंता तो ये है कि वो हथौड़ी भी मृदुला के साथ पृथ्वी लोक पर चला गया। हथौली, हमने अपना कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लिया। हथौड़ी अंदर बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन नागिन मृदुला एक बात से अनजान थी कि वो सपेरा उसका पीछा कर रहा था। तभी वो सपेरा अपनी बीन निकालता है और उसे बजाना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर मृदुला चलते चलते अचानक ही रुक जाती है। ये ध्वनि तो हमें बीन की ध्वनि प्रतीत हो रही है। कोई तो बीन बजा है। बीन की धुन को सुनकर नागिन मृदुला मदहोश होने लगती है। उसे आसपास सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ती है तो उसे सपेरा नजर आता है। तो सपेरा और जोर से बीन बजाने लगता है। हथौड़ी भी उस सपेरे को देख लेता है और वो चुपके से बैग से निकलकर बाहर आ जाता है। सपेरे के लगातार बीन बजाने के कारण मृदुला अपने नागिन रूप में आकर जमीन पर रेंगने लगती है। तो वो सपेरा उसे एक टोकरी में कैद कर लेता है। अब पहली बार मेरे हाथ एक इच्छाधारी नागिन लगी है। अरे, जिसके पास कीमती नागमणि भी है। अब मैं इस नागिन से वो नागमणि लेकर माला माल हो जाऊंगा। सपेरा उस टोकरी को रखकर अपनी पत्नी को बुलाने जाता है। तो वहीं अंदर बंद नागिन मृदुला मन ही मन में कहती है, मुझे तो इस तपेले ने तैत कर लिया है। अब मैं यहाँ से बाहर किस पता निकलूं। मैं यहाँ बानी की मदद हेतु आई थी, किंतु अब मुझे खुद मदद की आवश्यकता आन पड़ी। तभी उस सपेरे का पीछा करते हुए हथौड़ी उसके झोपड़े में आ पहुँचता है, जहाँ उसे वही टोकरी दिखाई देती है जिसमें सपेरे ने मृदुला को कैद किया था। वो टोकरी के पास जाता है। तभी उसे सपेरे के आने की आहट सुनाई देती है। तो हथौड़ी उस टोकरी को पूरा दम लगाकर धकेलते हुए झोपड़ी के बाहर ले जाता है और फिर अपनी पूरी ताकत का प्रयोग कर उस टोकरी के ढक्कन को खोल देता है और नागिन मृदुला रेंगते हुए टोकरी से बाहर आती है और अपने इंसानी रूप में आकर कहती है, हथौली, आज तो तुमने मेरे प्लान बता लिए। तभी वो सपेरा अपनी पत्नी के साथ टोकरी को ढूंढते हुए बाहर आता है। तभी उसकी पत्नी की नजर हथौड़ी पर जाती है और वो डर के मारी बेहोश हो जाती है और नागिन मृदुला देर न करते हुए हथौड़ी को अपने हाथ में लेती है और वहाँ से गायब होकर तुरंत नागलोक आ जाती है और सीधे नागरानी शिवन्या के कक्ष में जाकर उसे सब कुछ विस्तार से बताती है।